नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आइए हिंदी पेडागोजी की एक और कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न, रवि 2 वर्ष पहले पंजाब से असम आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। कोई बच्चा है रवि जो कि 2 वर्ष पहले पंजाब से असम आया है और जब वह हिंदी भाषा बोलता है तो क्या करता है, वो गलतियां करता है। तो एक शिक्षक के रूप में हमारा क्या दायित्व होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, रवि को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताएंगे। क्या एज ए टीचर हम लोग रवि को बार बार उसकी गलतियों के बारे में बताएंगे, बार बार कहेंगे कि वो गलती कर रहा, या फिर मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देंगे, या फिर जो वो बोल रहा है उसको बोलते जाने देंगे, कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। तीसरा, रवि को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, या फिर रवि को और अधिक से अधिक अवसर देंगे कि वो अपनी भाषा का प्रयोग कर सके और अधिक उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको शाबाशी देंगे, या फिर उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, या फिर उससे रोज कहेंगे बेटा तुम रोज 1 घंटे हिंदी बोलने का अभ्यास करो। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। जो लोग तीसरा वाला सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। रवि को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। जब कोई बच्चा कहीं से दूसरी भाषा सीख करके आता है तो एज ए टीचर हमें उसे भाषा के संसाधन के रूप में देखना है, ताकि और भी बच्चे जो है उस भाषा को सीख सकें, बोल सकें। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसे अधिक से अधिक मौके देंगे कि वो अपनी भाषा का प्रयोग करे और उसे प्रोत्साहित भी करेंगे, और बाकी बच्चे को जो उससे सीख रहे हैं उनको भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, रवि को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंकित केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखता है जो उसने याद किए हैं। इसका कारण क्या हो सकता है। क्या कारण हो सकता है। उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। क्या उसकी याद करने की क्षमता बहुत तेज है कि उसने जो याद किया वही लिख रहा, या फिर उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, या उसकी जो विचार प्रक्रिया है वो अव्यवस्थित है। उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, या फिर हो सकता है उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, वो देख के ऐसा कर रहा, या उसमें कल्पना माफ कीजिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कल्पना शक्ति होगा, या उसमें कल्पना शक्ति जैसे गुण का अभाव है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर साथियों। जो लोग चौथा वाला सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उसमें कल्पना शक्ति जैसे गुण का अभाव है, ना कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज। अगर जो लोग सोच रहे हैं उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है तो बिल्कुल गलत है। वो जो याद करता है यानी उसने जो रट लिए हैं, कहावत है नहीं रट्टू तोता, तो उसने जो रट लिए हैं वो उन्हीं को लिख रहा है। अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी सोचने समझने की क्षमता से वो कुछ भी नहीं लिख रहा है। तो उसमें कल्पना शक्ति जैसे गुणों का अभाव है, यानी वो अपनी कुछ भी कल्पना करके नहीं लिख पा रहा है, बल्कि जो रटा है वही लिख पा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये चौथा वाला, उसमें कल्पना शक्ति जैसे गुण का अभाव है। एनसीईआरटी जो बिल्कुल रटने पर बल नहीं देती है, बल्कि खुद के हिसाब से बच्चा खुद की समझ पैदा करे, खुद के हिसाब से लिखे, एनसीईआरटी इस पे बल देती है। तो उसमें कल्पना शक्ति जैसे गुण का अभाव है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूजा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है। इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। पूजा है कोई टीचर जो 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, तो उसे किसके लिए कोशिश करनी चाहिए। शब्द समझाना, क्या उसे शब्द समझाने चाहिए बच्चों को, कई शब्द हैं तो उनके बारे में समझाना चाहिए। छंद समझाना, या फिर छंदों के बारे में बताना चाहिए। साहित्यिक विधाओं परिचय, या फिर साहित्यिक विधाएं जो हैं, कहानी है, कविताएं हैं, गद्य हैं, पद्य हैं, उनका परिचय देना चाहिए, या फिर रस समझाना। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों को लग रहा होगा साहित्यिक विधाओं का परिचय, जबकि ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, रस समझाना। जी हाँ, देखिए जो पहला है शब्द समझाना, ये तो हम 6ठी कक्षा से और उससे पहले से ही शुरू कर देते हैं।
छंद समझाना ये भी लगभग 6वीं कक्षा से बच्चों का शुरू हो जाता। और साहित्यिक विधाओं का परिचय भी 5 में से आने के बाद 6 में बच्चों को बताया जाने लगता है, जानने लगते हैं। रस समझाना, रसों का ज्ञान हम लोग 8वीं कक्षा में बच्चों को देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रस समझाना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक को विषय ज्ञान किस विधि से अधिक होता है? कोई शिक्षक हो जो विषय वो पढ़ा रहा तो उसको अपना विषय ज्ञान किस विधि से अधिक होगा? रटने से, किताबें लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। क्या रट लेगा शिक्षक तो उससे उसको ज्ञान अधिक हो जाएगा? अभी मैंने पहले बताया एनसीईआरटी रटने पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, रटने पे बिल्कुल भी जोर नहीं देती है। रटने वालों को एनसीईआरटी सीधे बाहर का रास्ता दिखाती है। किताबें लिखने से, या फिर शिक्षक जो किताबें लिखता रहे तो उसको अपने विषय का अधिक ज्ञान हो जाएगा। छात्रों को ट्यूशन देने से, क्या वो छात्रों को ट्यूशन पढ़ाएगा तो उससे उसे अधिक ज्ञान हो जाएगा? या अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से, या फिर जो पढ़ा रहा उस विषय से संबंधित चीज़ें पढ़ेगा तब उसको अधिक ज्ञान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? चौथा वाला, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। जी, रटने से उसको, रटने तो बिल्कुल काट ही दीजिए, आप हटा दीजिए। किताबें लिखने से भी नहीं, कोई टीचर राइटर नहीं बन जाएगा कि किताबें लिखने लगेगा बैठ के। छात्रों को ट्यूशन देने से, ना ही ट्यूशन देने से, बल्कि अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। जब वो अपने विषय से संबंधित चीज़ें पढ़ेगा तो उसके बारे में उसे और अधिक ज्ञान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। अगला देखते हैं, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। यह कथन किसका है? कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अनेक परिभाषाएं दी हैं, तो उसमें से 1 या 2 परिभाषाएं आपको एग्ज़ाम में हिंदी पैडागोजी में और मनोविज्ञान की पैडागोजी में भी देखने को मिलेंगी। तो देख लेते हैं, भाषा सीखे जाने के क्रम में, यानी जब भाषा सीखते हैं तो वैज्ञानिक पड़ताल साथ साथ चलती है। ये कथन किसका है? चॉम्स्की, पियाजे, कोहलर। पियाजे जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कोहलर जो थे उन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और या फिर सूझ का सिद्धांत दिया है। लेकिन चॉम्स्की जी, बहुत से लोगों को पता होगा चॉम्स्की, उन्होंने कहा था कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं और भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की। चॉम्स्की ने कहा कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के सतत व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? यानी भाषा का जो सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना, यानी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, किस तरह से बच्चे आसानी से सीख रहे हैं, क्या उस चीज़ को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना उद्देश्य होता है, या बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, या फिर बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं उनकी पहचान करना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना, या फिर जो सदियों से चली आ रही है परंपरा मूल्यांकन की उसका निर्वाह करना, अगली कक्षा में करने हेतु साक्ष्य जुटाने में, या बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने के लिए साक्ष्य जुटाने में। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना। भाषा का सतत और व्यापक मूल्यांकन केवल इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझ सकें कि बच्चा किस तरह आसानी से किसी चीज़ को आत्मसात कर रहा है, और फिर उस शिक्षण प्रक्रिया उसी हिसाब से अधिगम हम लोग तैयार करते हैं, अधिगम प्रक्रिया बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यही हो जाएगा।
आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों। नेक्स्ट पेडागोजी लेकर फिर आएंगे कल आपके सामने। और आप सभी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करते रहिए। बहुत ही कम लाइक कमेंट आ रहे हैं, जबकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही समय देना पड़ता है। और अंग्रेजी शब्दावली के लिए अभिषेक सर की क्लास भी देखते रहिए। नमस्कार साथियों।